मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरू कर चुके हैं और वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल्ड में और डिस्क्रिप्टिव वे में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग और ज़्यादा रटना नहीं है, हम लोग पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझ कर इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों में से जो नए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बना हुआ है और वहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपके 2-3 वीडियो जो भी अपलोडेड है वहाँ पर आप जाइए, पहले सिलेबस देखिए और उसके बाद फिर आप कैसे प्रिपरेशन करनी है वहाँ पर मैंने पूरा डिस्कशन किया है। आपके लिए बेटर होगा अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद करंट अफेयर की। तो क्योंकि करंट अफेयर हमें पढ़ना है तो करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा डेली करंट अफेयर एपिसोड में पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का ये रहा। चलिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक ओलंपिक खेल नहीं है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन ब्रेक डांसिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन, इनमें से कोई भी नहीं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहा है तीरंदाजी तो है ही, बैडमिंटन भी है, ब्रेक डांसिंग आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है बट इसको भी शामिल कर लिया गया है ओलंपिक के खेलों में। सो द राइट आंसर विल बी डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ब्रेक डांसिंग एक आधिकारिक ओलंपिक खेल बन गया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए शहरी आयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के झुकाव के कारण 2024 पेरिस खेलों में स्ट्रीट डांस बैटल को आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया है। तो ये एक नया स्टेप है युवाओं के लिए। आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा पेरिस के लिए स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्किंग की भी पुष्टि की गई थी। ब्यूनस आयर्स में 2018 यूथ ओलंपिक में सकारात्मक परीक्षणों के बाद पेरिस आयोजकों द्वारा लगभग 2 साल पहले ब्रेक डांसिंग का प्रस्ताव दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ब्रेक डांसिंग काफ़ी लोगों को लुभाता है और इसको शामिल कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद आइडिया चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप अबव 5 या 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी या आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन खेट कौटुकम और द्वात्री सद योगावली के लेखक हैं? दीज आर द बुक्स। ठीक है, इनके लेखक कौन है इसके बारे में बात कर रहा है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन अब्दुल रहीम खाने खानन, नामदेव, अमीर खुसरो, तुलसीदास। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, अब्दुल रहीम खाने खानन, इसका सही जवाब है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं, फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। रहीम खान का मकबरा 6 साल के जीर्णोद्धार कार्य के बाद जनता के लिए खोला गया, जो शायद भारत में राष्ट्रीय महत्व के किसी भी स्मारक के लिए अब तक की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजना है। अब्दुल रहीम खान, जो कि सीधे तौर पर रहीम के नाम से प्रसिद्ध है, मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहते थे। अब्दुल रहीम अकबर के भरोसेमंद बैरम खान के बेटे थे। तो कहीं ना कहीं बैरम खान कौन थे? अकबर के सेनापति थे और उनके बेटे थे आपके अब्दुल रहीम। तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आज वह अपने दरबार में 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, यानी कि जो हमने देखा था अकबर के दौरान 9 रत्न जो होते थे, उन्हीं 9 रत्नों में से आपका अब्दुल रहीम को भी रखा जाता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अगले उसमें। यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया गया है। ठीक है, आपका अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, उनका मकबरा नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है कभी भी कि इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है, तो दिल्ली में ही है और हुमायूं के मकबरे के पास में है। ठीक है, इसका निर्माण उनके द्वारा उनकी पत्नी के लिए 1598 में किया गया था और उनके शरीर को आपका 1627 में रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? मिनी काजीरंगा, अच्छा क्वेश्चन है। मिनी काजीरंगा किसे कहा? काजीरंगा जो है आपका ये कहाँ पर है? असम में है आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनी काजीरंगा की। ख्वांगलुंग वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन पहला दिया गया है।
डंपा वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन दूसरा दिया गया है, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य एंड पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि चौथा डी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत से मवेशी असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के एक सींग वाले गैंडों को, जिसकी वजह से इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है, उनके पोषक भोजन में समानता की वजह से लूट रहे हैं। देखिए, मोवीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में और असम की राजधानी गुवाहाटी में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर है, ये भी आपका असम में ही है, गुवाहाटी के लगभग 45 किलोमीटर दूर आपका। 1987 में पोबितोरा एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य दुनिया में गैंडे के उच्चतम घनत्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में गैंडे के दूसरे उच्चतम एकाग्रता का रखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गैंडों की संख्या ज़्यादा है और काजीरंगा फेमस इसलिए है, इसीलिए इसको भी मिनी काजीरंगा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या है आपका। अस्ताद देबू कौन थे? अस्ताद देबू कौन थे? ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ। यह एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, हो सकता है ये एथलीट थे, मे बी भारतीय वैज्ञानिक हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर। ये क्या थे? भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर। सो ए इज अ राइट आंसर। चलिए कोई इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। गैर हॉजकिंस लिम्फोमा में पीड़ित होने के 1 महीने के बाद 73 यानी कि 73 साल की उम्र में मुंबई में अस्ताद देबू का निधन हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर थोड़ा देखते हैं, ये बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन हमें आपको क्वेश्चन देखना है कि आपका किसकी वजह से, नर्तक और कोरियोग्राफर थे, ये आपका महत्वपूर्ण है। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का अग्रणी माना गया है। गुरु प्रहलाद दास द्वारा 6 वर्ष की आयु में उनका परिचय कथक से हुआ था। तो उनके गुरु के बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं, डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। काफ़ी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। उन्हें 96 में आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आपके थे। चलिए आगे बात करते हैं। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि वर्तमान में किसानों का ही आंदोलन चल रहा है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास पड़े हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, और आपको अपना जवाब बताना है। और इसका सही जवाब है आपका 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसका आगे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की रीढ़ के रूप में किसानों की प्रशंसा करने के लिए देश भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को सम्मानित करने के लिए दिन चुना गया। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है कि किसान दिवस किसकी को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक बहुत कम समय के लिए देश की सेवा की है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों से मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2020 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, यानी कि ये आपका बंगाल संबंधित है, गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष दी थी? 1907 में दी थी, 1915 में दी थी, 1921 में दी थी, 1933 में दी गई थी। क्या इसका सही जवाब है? आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप मन में भी सोच सकते हैं। द राइट आंसर इज दैट 1921। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी आपकी, उसे वापस कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 दिसंबर 2020 को विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती को मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व को संस्थान घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख यानी कि 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। एंड आपके पास ऑप्शन पड़े हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य के द्वारा सब्सिडी बढ़ा दी गई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापी पलानी स्वामी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष आवंटित किया गया है। पीएम आवास योजना एक पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री आपको पता ही है पलानी स्वामी, राज्यपाल आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं और लोकसभा सीटें 39 हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दिसंबर 2020 यानी कि 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNFPA द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हेल्प एज इंडिया को 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया, हो सकता सही हो। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को सम्मान दिया जा रहा है, हो सकता है ये भी सही हो। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ए कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। और इसका सही जवाब है आपका सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। और ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार था और अच्छा था। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। UNFPA द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हेल्प एज इंडिया को 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है पहली चीज़ तो। अच्छा, दूसरी कंडीशन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए समिति की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में रोमानिया के स्थायी प्रतिनिधि लॉन जिंगा ने की है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बट द अंडर कंडीशन जो हमारी है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया, इसलिए दोनों ही आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे ऑप्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये चिड़िया ही आपकी महत्वपूर्ण है, चिड़िया कह सकते हो, कुछ भी कहें आप। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के साथ भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत जिन क्षेत्रों में ओवरलेड बिजली लाइनों जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी पाई जाती है उनके लिए एक फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर की पहल की है, तो हो सकता है ये सही हो। दूसरा कह रहा है यह IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है, ये भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए गए पहला दूसरा और ना तो पहला और ना तो दूसरा। अब देखो एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अगर आप देखें तो एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, उसमें दिखाया गया कि कैसे बर्ड्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्मफुल करती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है रियल में। साइंटिस्टों ने पता लगाया और उसके बाद बताया कि इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनकी संख्या डाउन हो रही है। तो इसके ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आपका पहल शुरू की है फायर फ्लाईबर्ड डायवर्टर एंड IUCN की असुरक्षित में शामिल है रेड लिस्ट की, तो दोनों इसका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पहली कंडीशन आपका क्या कहता है, भारत की वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी पर्यावरण में एक अनूठी पहल की है, एंड द पहल वाज दैट व्हाट, फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर, और इसको IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। दोनों ही आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा और आखिरी प्रश्न है आपका। WHO के 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर मैंने कहा कि लास्ट के 3 प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए ऑप्शन क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। WHO के 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार अब गैर संचारी रोग दुनिया में मौत के 10 शीर्ष कारणों में से 7 के लिए जिम्मेदार हैं। 2000 में यह 10 प्रमुख कारणों में से 4 के लिए जिम्मेदार था, हो सकता है सही हो। दूसरा क्या करें, मधुमेह और मनोभ्रंश दुनिया में मौतों के लिए 10 कारणों में नहीं है, हो सकता है ये भी सही हो। मनोभ्रंश आपको मधुमेह तो आप जानते हैं, मनोभ्रंश होता है अल्जाइमर जैसी डिसीज़ को कहा जाता है, यानी कि जो याददाश्त भूल जाते हैं, वृद्ध अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा।
और इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर, यानी कि केवल और केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। यानी कि कह सकते हो कि दुनिया में मौतों में 10 शीर्षों में ये आते हैं, ठीक है ना, कारणों में आते हैं, तो इसको हम इसलिए गलत मान रहे हैं। और पहला तो आपको क्लियर कट है, इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। WHO के 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान जो हाल ही में जारी किए गए थे के अनुसार आपके गैर संचारी रोग दुनिया में मौतों में 10 शीर्ष कारणों में से 7 के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन पड़ा हुआ था उसके लिए अगर हम कंडीशन माने, मधुमेह और मनोभ्रष्ट भी दुनिया की मौतों के शीर्ष 10 कारणों में से माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा आपका गलत है। चलिए तेज़ी के साथ रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो को फिनिश करते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ओलंपिक खेलों में नहीं है, तो यहाँ पर जो भी खेल दिए गए सारे शामिल किए गए थे, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या था, खेट कौटुकम और द्वात्रियम सद योगावली के लेखक कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अकबर के दरबार में थे आपके। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा कहा जाता है और इसका सही जवाब था पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला हमारा क्या है, अस्ताद देबू कौन है, अस्ताद देबू आपके एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, देश भर के राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे, इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी, 1921 में। अगला प्रश्न हमारा, दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.75 लाख की सब्सिडी बढ़ा देंगे, और द राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा क्या था सर, 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के संबंध में, तो आपका ये आपको भारत को प्रदान किया गया, पहली बार किसी भारतीय संस्थान को प्रदान किया गया है, और आपका ये आपकी जारी UNFPA द्वारा जारी एक विज्ञप्ति अनुसार हेल्प एज इंडिया को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं संयुक्त रूप में प्रदान किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। आपको अगर फुल फॉर्म पता हो UNFPA का तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगला प्रश्न हमारा क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दोनों ही ऑप्शन इसके सही थे, आयुषियन रेड लिस्ट में शामिल है, आपकी असुरक्षित है, और साथ ही साथ ये इसके लिए एक आपकी पहल भी शुरू की गई है, फायर फ्लाईबर्ड डाइवर्टर, क्लियर। अगला हमारा आखिरी प्रश्न था, WHO के 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका सही जवाब में से आपका पहला था, यानी कि 10 प्रमुख कारणों में से आपके 7 कारणों जिम्मेदार थे, जो कि गैर संचारी रोग दुनिया में मौतों के 10 शीर्ष कारणों में से 7 के लिए जिम्मेदार वर्तमान में है, और आपका मधुमेह मनोभ्रष्ट दुनिया में मौतों के लिए 10 शीर्ष कारणों में शामिल, इसलिए दूसरा गलत था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पांस बताइए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा और प्रोत्साहन मिले। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कम से कम 2 या 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।